हमारा सेशन है ये आपके संपूर्ण राजस्थान जीके पर आधारित, यानी कि इतिहास, ज्योग्राफी, कला, संस्कृति, अभी जो विगत एग्जाम होने वाले हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट सेशन है ये। और अभी तक आपने जो पढ़ा है उन सबको हम एक साथ में पढ़ते हैं। इस सेशन के अंदर जो भी क्वेश्चन हैं वो सब के सब वही क्वेश्चन है जो विगत एग्जाम के अंदर आ रखे हैं, ठीक है, ताकि आपको ये पता चले कि आप जो पढ़ रहे हैं उनमें से पुराने पेपरों के अंदर भी क्वेश्चन आए हैं और आगामी आने वाले जिस एग्जाम के लिए आप तैयार हो रहे हैं उनके अंदर भी आपको इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं कि विगत एग्जाम के अंदर जितने भी पेपर हुए हैं अभी, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं सीईटी की बात करूं या फिर रिट की बात करूं, तो इनके अंदर ज्यादातर हमें वही क्वेश्चन मिले हैं जो उनसे पहले पेपरों के अंदर पूछे गए थे। तो आज का ये सेशन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ा ही खास रहने वाला है और इसके अंदर इतिहास, ज्योग्राफी और कल्चर तीनों के क्वेश्चन आते रहेंगे। तो आपका भी जो तैयारी का लेवल है वो भी आपको पता चलता रहेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आसान भी होंगे, कुछ हार्ड भी होंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे इजी लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो हार्ड बन जाएंगे, या फिर एग्जामिनर के पूछने का तरीका ऐसा होगा कि वो क्वेश्चन है इजी बट आपको लगेगा हार्ड। जो भी है, जैसे भी है, आपको फीलिंग वही आने वाली है एग्जाम लेवल वाली, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। और इस सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। बिल्कुल आप सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत आप सभी का एक बार फिर। हाँ बिल्कुल, जो भी है आपकी वो सब पूरी कर देंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करें फिर। चलिए आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्या पूछा जा रहा है देखिएगा। पूछा जा रहा है कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर शुरुआत की गई किस वर्ष में। कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर, देखिए चर्चा किसकी हो रही है, राजस्थान नहर की। लेकिन ये जो राजस्थान नहर है अब इसका नाम राजस्थान नहर नहीं रहा है, अब इस नहर का नाम हो गया है IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो क्वेश्चन यही है कि ये जो IGNP है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसकी जो शुरुआत है वो कंवर सेन द्वारा कब की गई। तो कंवर सेन ने IGNP की जो योजना है, यानी राजस्थान नहर की जो योजना है, वो कब बनाई थी, तो 1948 के अंदर। तो कंवर सेन की तरफ से तो इस योजना की जो शुरुआत है वो कब की गई थी, तो याद रखिएगा 1948। ये कंवर सेन कौन है, क्वेश्चन बन सकता है कि IGNP की योजना बनाने वाले इंजीनियर जो कंवर सेन है इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से रहा है, तो याद रखिएगा बीकानेर। बीकानेर के इंजीनियर थे कंवर सेन। इन्होंने बीकानेर के लिए जलापूर्ति के लिए एक योजना बनाई थी जिसका नाम पहले कभी हुआ करता था राजस्थान नहर, लेकिन वर्तमान के अंदर नाम है इसका IGNP की, ठीक है। इस योजना की जो शुरुआत है 1948 में हुई थी, इसको आप पलट देंगे 1984 कर देंगे तो याद रखिएगा 1984 के अंदर राजस्थान नहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। यह भी क्वेश्चन पूछ रखा है कि राजस्थान नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1984। 1948 के अंदर तो इसकी योजना बनी थी, यानी कंवर सेन द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी, और इसको आप पलट देंगे तो इसका नाम चेंज हो जाएगा। राजस्थान नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब हुआ था, तो 1984 के अंदर, याद रखिएगा, ठीक है। ये दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है, 1948 याद रखिएगा, ठीक है। पूछा जाए कि राजस्थान नहर जो है इसका जो शिलान्यास है वो कब किया गया था, तो कंवर सेन द्वारा ये 1948 में योजना बनी थी, आगामी 10 वर्षों के बाद में यानी कि 1958 के अंदर इसका शिलान्यास किया गया था, और उस समय तत्कालीन गृह मंत्री हुआ करते थे गोविंद वल्लभ पंत, उनके द्वारा किया गया, गोविंद वल्लभ पंत। तो हमारे सामने इस योजना से रिलेटेड 3 सन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। 48 के अंदर योजना बनी थी, 1984 के अंदर राजस्थान नहर का नाम IGNP हुआ था, और 1958 के अंदर इसका शिलान्यास रखा गया था, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है ए इज करेक्ट आंसर, 1948, ठीक है। किसके द्वारा है, कंवर सेन द्वारा। और ये जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, एक क्वेश्चन आपके लिए प्रत्येक प्रश्न से मैं छोड़ने वाला हूं। तो आपको पूछा जाए कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना कौन सी नदी पर है, जरा कमेंट करके बताइएगा, यह आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को
धुलकोट भी कहा जाता है। ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसे धुलकोट कहा जाता है? धुलकोट का मीन्स होता है रेत का टिल्ला, धूल और कोट, यानी कि मिट्टी का टिल्ला। धुलकोट किस सभ्यता का अन्य नाम भी है? गिलुंड है, कालीबंगा है, बालातल है या आहड़ है? तो आप सब जानते हैं कि सभ्यता है जिसका नाम है आहड़ सभ्यता। इसी आहड़ सभ्यता का ही नाम है क्या? धुलकोट। और ये जो आहड़ सभ्यता है, इसी आहड़ सभ्यता का नाम है आपके आगाटपुर। क्या नाम है? आगाटपुर। आहड़ सभ्यता आपके किस जिले में है? तो याद रखिएगा उदयपुर के अंदर। और कौन सी नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा आयड़ नदी के किनारे। ये जो आहड़ सभ्यता है इसे ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। ताम्रवती नगरी याद रखिएगा। ये जो आहड़ सभ्यता है इसकी जो खोज है वो आपके अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा की गई है 1953 में। 1953 के अंदर याद रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, आहड़। ऐसा ही इन ऑप्शन के आधार पर ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसका अन्य नाम या शाब्दिक अर्थ पूछा जा सकता है? तो याद रखिएगा कालीबंगा का जो अर्थ होता है वो है आपके काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां, ये भी क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाता है। और कालीबंगा वैसे ही प्रसिद्ध है, कौन से जिले के अंदर है ये? तो याद रखिएगा हनुमानगढ़ के अंदर। और कौन सी नदी के किनारे विकसित है? तो याद रखिएगा घग्गर नदी के किनारे। ये भी एक प्रसिद्ध क्वेश्चन है। ठीक, गिलुंड पूछा जाए, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। गिलुंड आपके किस जिले में है? तो याद रखिएगा राजसमंद में। जिस प्रकार आपको पूछा जाए कि बालाथल कहां पर है? तो याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उदयपुर। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन है वो है आपके डी इज करेक्ट आंसर। लेकिन आपके लिए क्वेश्चन है कि ये जो आहड़ है, आहड़ सभ्यता, ये आहड़ सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? बस बता दीजिए, ये ग्रामीण सभ्यता है या फिर नगरीय सभ्यता है? इन दोनों में से ये कौन सी सभ्यता है? ये क्वेश्चन आपके लिए है कि आहड़ एक प्रकार की ग्रामीण सभ्यता है या नगरीय सभ्यता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान राज्य वन नीति लागू की गई थी कब? राजस्थान राज्य वन नीति कब लागू हुई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, बताइएगा वन नीति कब लागू की गई? 2010, 1988, 2008 या फिर 2006? तो आप सब जानते हैं वो है 2010। वन नीति कब है? 2010। एक और जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो आपसे पूछा जा सकता है, वो है आपके सिल्कोसिस नीति। सिल्कोसिस नीति ये कब जारी हुई थी? ये एक थोड़ा अच्छा सा यूनिक सा क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। हाँ, बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो है आपके 2010 के अंदर राजस्थान राज्य वन नीति लागू हुई थी। ठीक है, अब ये बताइए आप सिल्कोसिस नीति कब जारी हुई थी? सिल्कोसिस नीति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल शाबाश। हाँ, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना इसका, बिल्कुल शाबाश सभी के। अगला क्वेश्चन है, काली मृदा जानी जाती है रेगूर मिट्टी से, बांगर एवं खादर मिट्टी से, कांप मिट्टी से या लेटेराइट मिट्टी से? काली जो मृदा है वो जानी जाती है। देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे राजस्थान में ये काली मृदा है कहां पर। तो ये जो हमारा राजस्थान है, ये उत्तर, ये आपके दक्षिण, ये आपके पश्चिम और ये पूर्व। अब राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी भाग है, यानी कि जो हाड़ौती क्षेत्र है, इस हाड़ौती क्षेत्र के अंदर जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी है? काली मृदा। इस काली मिट्टी से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, वो है आपके कि राजस्थान में श्वेते जुते वाली मिट्टी कौन सी है? श्वेते जुते वाली मिट्टी, श्वेते जुते वाली मिट्टी कौन सी? ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है जो आपके कभी राजस्थान पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था, और इसका जो आंसर है वो है आपके काली मृदा। लेकिन यहां पर काली मृदा का एक और अन्य नाम दिया गया है और वो आपको पहचानना है। मेरे हिसाब से आप पहचान गए होंगे। हाँ बिल्कुल,
रेगूर मिट्टी का ही अन्य नाम क्या है? काली मिट्टी। ये जो काली मिट्टी है इसे ही कहा जाता है कपाशीय मिट्टी। ये भी एक प्रसिद्ध क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामिनर पूछता है कि कपास जो फसल है उसके लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो याद रखिएगा काली मृदा कपास के लिए। तो ये प्रसिद्ध क्वेश्चन है काली मिट्टी से रिलेटेड। ठीक है, तो हाड़ौती क्षेत्र पूछे तो, दिशा पूछे तो दक्षिण पूर्वी है, जिले पूछ ले तो हाड़ौती क्षेत्र वाले ही हैं आपके कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। और श्वेते जूते वाली मिट्टी ये भी थोड़ा सा विशेष है, इसका भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे अगला देखिए। अगला है बनास नदी का उद्गम कौन सा है? बनास जो नदी है उसका उद्गम स्थल कौन सा है, बताइए। अब देखिए बनास जो नदी है उसका उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन में है नाग पहाड़, खमनोर की पहाड़ियां, करौली की पहाड़ियां या फिर बेराट की पहाड़ियां। तो देखिए आपके सामने एक पहाड़ी है जिसका नाम है खमनोर की पहाड़ी, और खमनोर की जो पहाड़ी है वो आपके कहां पर है? राजसमंद में। और इसी खमनोर की पहाड़ी से आपके एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? बनास नदी, जो इसी प्रकार से सर्पाकार बहती है। इसी नदी का नाम क्या है? बनास नदी, याद रखिएगा। ठीक है, और ये बनास नदी कितने जिलों में बहती है? तो याद रखिएगा 6 जिलों में। ये बनास नदी किस में जाकर विलय होती है? तो याद रखिएगा चंबल नदी में। जहां पर ये चंबल नदी में विलय होती है वहां पर एक त्रिवेणी संगम बनता है, बनास, चंबल, और एक यहां से नदी आती है जिसका नाम है शीप। तो यहां पर क्या बन गया? एक त्रिवेणी संगम। ये बनास है, और इधर से एक नदी आती है आपके जिसका नाम है खारी, राजसमंद से आती है, बिजराल की पहाड़ियों से। अजमेर से एक नदी आती है डाई, और यहां पर फिर बनता है एक और त्रिवेणी संगम, बनास, डाई और खारी। ये बनास, और इधर से आती है एक नदी जिसका नाम है बेड़च, और इधर से एक नदी आती है जिसका नाम क्या है? मेनाल। यहां पर फिर एक और त्रिवेणी संगम। तो बनास नदी वे नदी है जिस पर आपके क्या बनते हैं? सर्वाधिक त्रिवेणी संगम, और वो भी कितने? 3। कहां कहां पर बनते हैं? तो ये जो त्रिवेणी संगम बना है आपके कौन सा? बनास, चंबल और शीप का, ये बना है आपके रामेश्वर धाम। और रामेश्वरम धाम जो है वो है आपके हमारे राजस्थान के अंदर सवाई माधोपुर में। यहां पर जो त्रिवेणी संगम बना है बनास, डाई और खारी का, ये बना है आपके देवली, राजमहल जो है ना टोंक, वहां पर। और ये बनास, बेड़च और मेनाल का जो बना है ये बना है बिगोद में, और बिगोद कहां पर है? याद रखिएगा भीलवाड़ा। तो बनास नदी की अपने आप में इंपॉर्टेंस है, और इंपॉर्टेंस ये भी तो है ना कि हमारे राजस्थान में बहने वाली, यानी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास, और वैसे राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है चंबल। ये जो बनास नदी है इसका एक और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो है इसका अन्य नाम, और वो है आपके वन की आशा यानी कि बनास। ठीक है, वन की आशा यानी कि बनास। तो इसका जो उद्गम है वो आपके कहां से होता है? खमनोर की जो पहाड़ियां हैं आपके कहां पर? राजसमंद, वहां से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है? चंबल बेसिन की जो खंड भूमि है उसे आप क्या बोलते हैं? सादर धुलीन, भूमि सर्पण, अवनलिकाएं या शेम। ना स्क्रीनशॉट तो ले लो, बाकी दिमाग में ज्यादा लेना है। ठीक है, क्वेश्चन को दिमाग में ज्यादा ग्रहण करना है आपको। ठीक है, चलिए अगला देखिए वापस। चंबल बेसिन की खंड भूमि को क्या कहा जाता है? देखिएगा, एक नाम आप सुनते होंगे बीहड़, और वैसे सुनने में तो आप एक बीड़ भी सुनते हैं, लेकिन बीड़ जो है वो तो घास का मैदान है, और वो भी आपके किसका? पशु चारागाह। पशु चारागाह घास का मैदान क्या कहलाता है? बीड़, और ये बीड़ है आपके शेखावटी में। बीहड़ क्या है? तो बीहड़ जो है वो है आपके चंबल नदी द्वारा अवनालिकाएं, अवनालिकाएं अपर्दन से जो कंदरायुक्त भूमि बनती है उसे आप क्या बोलते हैं? बीहड़। और ये बीहड़ आपके चंबल क्षेत्र में है। कहां पर है? चंबल क्षेत्र में, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर पूछ यही रहा है कि चंबल बेसिन की जो खंड भूमि है ये क्या कहलाती है? अवनालिकाएं। ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। तो ये क्या हो गया? बीहड़। बीहड़ यानी कि कंदरायुक्त भूमि है, अनुपजाऊ भूमि है, और बीहड़ आप अक्सर सुनते भी हैं कि ये डाकुओं की क्या रही है? शरण स्थली। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज ए करेक्ट आंसर।
तो बीहड़ ये है, और बीड़ होता है आपके पशु चारागाह मैदान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आमेसु कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाए, यानी कि ऐसी कौन सी बोली है जो राजस्थान में नहीं बोली जाती है। हमने देखा है, वैसे ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये रेट का अंदर ही आया था और ऐसी ही लैंग्वेज में आया था, क्योंकि राजस्थानी भाषा को मान्यता देने की बात चल रही है, तो क्वेश्चन भी इसी लैंग्वेज में आया है। तो आपके सामने है, आमेसु कौन सी बोली है जो राजस्थान में नहीं बोली जाए, मेवाती, अवधी, हाड़ौती या वागड़ी। देखिएगा हमारे राजस्थान के अंदर, अब वैसे ये तो ऑप्शन से ही पता चल रहा है, देखिए कौन कौन सी है ऑप्शन। ऑप्शन है एक तो मेवाती, तो आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान में मेवाती बोली जहां बोली जाती है वह है आपके अलवर और भरतपुर। अलवर व भरतपुर का क्षेत्र ही क्या कहलाता है, मेवात। अगला है वागड़ी, वागड़ी का मतलब है वागड़ क्षेत्र, और ये जो वागड़ी है ये बोली जाती है आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा, क्योंकि ये क्षेत्र क्या है, वागड़। आप मुझे केवल एक कमेंट करके बताइए कि राजस्थान में बांगड़ी कहां बोली जाती है, बांगड़ी, तो यहां पर वागड़ी हो गई। एक है आपके सामने हाड़ौती, तो नाम से पता चल रहा है कि हमारे राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र है यहां पर, तो हाड़ौती बोली भी कहां बोली जाती है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। तो मेवाती है, हाड़ौती है, वागड़ी है, जो नहीं है वो अवधी है। कौन सी है, अवधी भाषा। और अवधी भाषा में एक ग्रंथ लिखा गया है जिसका संबंध हमारे राजस्थान से है, और वो है पद्मावत। पद्मावत की जो रचना है वो अवधी भाषा में हुई है, 1540 के अंदर लिखी थी किसने, मलिक मोहम्मद जायसी ने। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा अवधी भाषा में किसकी रचना की गई है, पद्मावत की, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन है वो है आपके ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, अवधी, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी तो क्षेत्र विशेष से पता चल जाता है आपको। ठीक है, हाँ चलिए, तो ये बांगड़ी कहां बोली जाती है भाई, इसका कमेंट किया क्या आपने, चलिए शाबाश। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है गणेश्वर खाली जगह संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। ये क्वेश्चन अच्छे हैं भाई, ये बार बार पूछे जाते हैं। देखिए गणेश्वर, सबसे पहली बात तो ये है कि गणेश्वर आपके किस जिले में है, तो याद रखिएगा सीकर के अंदर, और सीकर में भी अब थोड़ा स्थान याद रखिएगा, नीम का थाना। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम ये पढ़ें कि गणेश्वर किस जिले में है, कि नीम का थाना। कौन सी नदी के, तो याद रखिएगा कांतली नदी के किनारे। ये जो गणेश्वर सभ्यता है इसे आप क्या बोलते हैं, आप इसे बोलते हैं ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। तो पता चली गया है आपको, ठीक है, कि ये किस प्रकार की सभ्यता है, तो याद रखिएगा ताम्रयुगीन सभ्यता है, तांबे से संबंधित है, याद रखिएगा। कौन सी, गणेश्वर सभ्यता। एक चीज और याद रखिएगा यहां से, यहां पर जो मकान बने हुए हैं ना वो पत्थरों से निर्मित है, मतलब ईंटों का प्रयोग बिल्कुल नहीं है। गणेश्वर सभ्यता के अंदर ईंट का प्रयोग नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि यहां पर चाहे मकान हो और चाहे आप बांध भी देखते हैं ना तो भी यहां से पत्थरों से बने हुए हैं, और बांध बनाने की कला तो यही के लोग जानते थे, गणेश्वर की। ठीक है, और इसके अलावा याद रखिएगा यहां से हमें मछली पकड़ने का कांटा मिला है, और मछली पकड़ने के कांटे से मिलने का मतलब यह है कि यहाँ के लोग मांसाहारी भी थे। अब केवल मांसाहारी थे ये जरूरी नहीं है, इसलिए आप पढ़ते हैं कि गणेश्वर जो सभ्यता है, यहाँ की जो सभ्यता, यहाँ के जो लोग रहे हैं वो सर्वाहारी हैं। सर्वाहारी का मतलब कुछ मांसाहारी भी हैं और कुछ शाकाहारी भी हैं। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सामने सी इज करेक्ट आंसर, ताम्रयुगीन सभ्यता। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपके महिला चित्रकार कमला और इलायची के नाम किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं। अब महिला चित्रकारों की हम बात करते हैं हमारे राजस्थान के संदर्भ में, तो महिला चित्रकार क्या कहलाती है, तो चितेरी, याद रखिएगा। महिला चित्रकार को आप क्या बोलते हैं, याद रखिएगा चितेरी। अब तो महिला जो चित्रकार है वो क्या कहलाती है, याद रखिएगा चितेरी। अब यहां से आपके लिए दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो जो महिला चित्रकार है वो है आपके कमला और इलायची, और एक आप अक्सर नाम और सुनते होंगे साहिबा। कमला और इलायची का संबंध जिस
शैली से रहा है वो है आपके नाथद्वारा शैली, और साहिबा का संबंध जिस शैली से रहा है वो है आपके अजमेर शैली। कौन सी? अजमेर शैली। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपके डी इज ए करेक्ट आंसर, नाथद्वारा, याद रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर आपके डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती है? बोरला अक्सर पूछा जाता है, बोरला पूछा जाता है, और एक आपके मेमंद, ये थोड़े दो ज्यादा प्रचलित है। बोरला और मेमंद ये अक्षर पूछ लिए जाते हैं। वैसे रखड़ी भी पूछ ली जाती है, ठीक है, लेकिन इतना आप सब जानते हैं कि आभूषण से कोई क्वेश्चन आता है तो बहुत रेयर चांस होता है कि आपसे गलत हो। तो यहां पर ऑप्शन नंबर है 20 सिर, और मैं नहीं चाहता आपसे गलत हो, इसीलिए आपसे क्वेश्चन भी है। आप मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए, दो आभूषण हैं, एक तो होता है चौंप और एक होता है चुंप। फटाफट बताइए कौन सा कहां पर पहना जाता है? चौंप कहां का आभूषण है और चुंप कहां का आभूषण है? फटाफट बताइए। बताइएगा, बता देंगे आप इसका? मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए, तो ये मैं आपके भरोसे छोड़ देता हूं, आप मुझे बता दीजिएगा या कंफ्यूज दूर करें। शाबाश शाबाश शाबाश, चलिए अच्छी बात है, बता देंगे आप। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, रखड़ी और टोंटी क्या है? रखड़ी और टोंटी निम्न में से क्या है? बताइए, ये क्या है भाई? अभी हमने चर्चा भी की थी। रखड़ी जो है वो तो सिर का आभूषण है, और टोटी, टोटी पहने करें आप, टोटियां पहने करें, अब तो नहीं पहनते, पहले पहनती थी महिला। टोटी आपके कान का आभूषण है ये। तो ये क्या हो गए? महिलाओं के गहने हो गए हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, महिलाओं के गहने। अगला क्वेश्चन देखिए। हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कठिने बोली जावे है, यानी कि जो हाड़ौती बोली है मुख्य रूप से कठिने बोली जावे, कठे बोले है आप रे हाड़ौती बोली। तो अब हाड़ौती बोली से ऑप्शन में देखना है आपको क्या दे रखा है। एक तो बात होती है कि दिशा से क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा दक्षिण पूर्वी राजस्थान, अगर दिशा से क्वेश्चन है तो। यदि क्षेत्र से क्वेश्चन है तो फिर हाड़ौती बोली तो हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है। यदि क्वेश्चन है आपके कौन से भौतिक प्रदेश में है, तो याद रखिएगा फिर दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में बोली जाती है कौन सी? हाड़ौती। और यदि जिले ऑप्शन में है तो फिर आप पूरा कोटा संभाग बता दीजिएगा। कोटा संभाग का मतलब आप समझ गए होंगे, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। तो क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग कहां से पूछ रहा है? दिशा से पूछ रहा है, क्षेत्र विशेष से पूछ रहा है, या फिर जिले विशेष से ही क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो कोटा और बूंदी में बोल लीजिए आपने कौन सी? हाड़ौती बोली। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट। आइए बढ़ते हैं आगे। बरखान क्या है? पूछ रहा है बरखान क्या है? पहाड़ियां हैं, जिले हैं, रेत के टिल्ले हैं, या डेल्टा है? बरखान से मेरे हिसाब से सबसे शानदार क्वेश्चन थ्योरेटिकल बनता है वो ये है, वो अक्सर ये लाइन देकर पूछता है, क्या वो देता है कि वायु भंवर के कारण निर्मित अर्धचंद्राकार, कैसा? अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा बरखान। तो यहां पर अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, बालू मतलब रेत, स्तूप का मतलब कोई ना कोई आकार होगा, तो वो रेत का टिल्ला है। अब यहां पर ये जो बरखान है, याद रखना है कि प्राचीन जो बरखान है वो तो बना करते थे जैसलमेर में, लेकिन जब नवीनतम बरखान की बात आती है तो याद रखिएगा वो है शेखावटी, नवीनतम शेखावटी। तो आप मुझे एक क्वेश्चन बताइएगा कि बरखान के लिए प्रसिद्ध गांव कौन सा है? और एक आपको और बता देता हूं, आपको पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक नुकसानदायक बालू का स्तूप कौन सा है, तो यह बरखानी है। याद रखिएगा, सर्वाधिक नुकसानदायी बालू का स्तूप, सर्वाधिक नुकसानदायी जो बालू का स्तूप है वो है आपके कौन सा? बरखान। तो यहां पर ऑप्शन नंबर
सी हो जाएंगे रेत के टिल्ले। अगला क्वेश्चन बताइए, जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद में किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया था? बताइएगा। मुगल बादशाह जहांगीर, जहांगीर से पहले अकबर थे, अकबर के बाद में जैसे ही जहांगीर बने तो जहांगीर ने बादशाह बनते ही ऐसे कौन से हमारे राजपूत रियासत के राजा थे जिनकी मनसब को कम कर दिया गया था? देखिए एक शब्द सुनते होंगे आप, मनसबदारी। ये मनसबदारी एक पद है जिसके अंदर दो भाग होते हैं, एक तो होता है आपके जात और एक होता है स्वार। स्वार के अंदर होते हैं आपके घुड़सवार और जात के अंदर होते हैं पेशे। ये जो मनसबदारी है ये वैसे अकबर द्वारा ही शुरू की गई है यदि मुगल काल की हम बात करते हैं तो, ठीक है। हमारे राजस्थान में सर्वाधिक जो मनसबदार हैं वैसे दो व्यक्ति हैं, लेकिन यहां पर जिसकी चर्चा हो रही है वो है आपके मिर्जा राजा मान सिंह, या इन्हें आप बोलते हैं मान सिंह फर्स्ट। अकबर ने मृत्यु से जस्ट पहले, यानी कि अकबर की मृत्यु होती है 1605 में, और 1605 के अंदर ही याद रखिएगा 1605 में अकबर द्वारा इनको 7000 की मनसब दी गई थी, और इसी 7000 मनसब को अकबर के बाद में जो मुगल बादशाह बने जहांगीर, इन्होंने इसी मनसब को क्या कर दिया था? कम कर दिया था। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो है आपके बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा मान सिंह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया आपके सामने बी। आइए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपके सामने, अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर कौन सा है? अरावली का उच्चतम शिखर। अब आप कहेंगे सर ये भी क्वेश्चन ये आता है भाई, आप बीएसटीसी पीटीटी किसी भी एग्जाम को देखेंगे तो लगभग आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि अरावली का जो सर्वोच्च शिखर है वो है आपके गुरु शिखर। अब ये जो गुरु शिखर है ये आपके कहां पर है? तो सिरोही, और सिरोही नहीं ऑप्शन में हो तो माउंट आबू हो जाएगा। ये जो गुरु शिखर है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1722, या फिर ऑप्शन में मिलेगा आपको 1727। लेकिन मैं बात करूं 2018 बीएसटीसी के पेपर की, तो आप में से कौन बताएगा कि गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो मीटर में ना पूछकर फीट में पूछ ली थी? तो आप में से कौन बताएगा कि गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो फीट में कितनी है? और ये क्वेश्चन बीएसटीसी 2018 के अंदर आया था। बीएसटीसी 2018 का पेपर आप उठाकर देखेंगे ना, बहुत लेवल का पेपर था वो। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ये जो गुरु शिखर है ये किसके नाम पर है? तो याद रखिएगा एक गुरु जिनका नाम है गुरु दत्तात्रेय, इनके नाम पर क्या है? गुरु शिखर। वैसे इस गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने, तो याद रखिएगा कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को कहा है संतों का शिखर। क्या कहा है? संतों का शिखर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा गुरु शिखर, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है? पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है, बताइए। देखिए पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली कौन सी घास नहीं है, ये हमसे पूछा जा रहा है। लेकिन हम सबसे पहले तो चर्चा ये करते हैं कि यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट घास कौन सी है। देखिए पश्चिमी राजस्थान में सबसे इंपॉर्टेंट जो घास है वो तो है सेवण घास। सेवण घास है, ये एक प्रोटीन युक्त घास है। पूछा जाए सेवण सर्वाधिक किस जिले में है, तो याद रखिएगा जैसलमेर में। लेकिन आपको पूछा जाए कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो याद रखिएगा लसियारुस शिर्डिकस, ये इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। तो देखिए पश्चिमी राजस्थान में जब आप घासों के नाम पढ़ते हैं तो एक साथ में पढ़ते हैं कि सेवण, धामण और करंज। सेवण, धामण, करंज, निपेन और मोपेन। निपेन किस देश का प्राचीन नाम है, तो याद रखिएगा जापान का। तो निपेन घास जापान की और मोपेन है जिम्बाब्वे की। यहां पर पूछा जा रहा है कि कौन सी नहीं है, तो याद रखिएगा सालर। ये जो सालर है ना इसकी भी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। एक बार पूछा गया था
कि सर्वश्रेष्ठ गोंद उत्पादन किससे होता है, तो याद रखिएगा सालर से। सर्वश्रेष्ठ गोंद उत्पादन किससे होता है, सालर से। और ये सालर आपके कहां पाया जाता है, तो याद रखिएगा माउंट आबू क्षेत्र के अंदर। लेकिन राजस्थान में गोंद उत्पादन के लिए स्थान कौन सा प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा चौहटन बाड़मेर। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो है आपके बी इज करेक्ट आंसर। सालर जो है ये आपके पश्चिम राजस्थान में नहीं पाई जाती है। ठीक है, अगला देखिए। अगला है 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। करौली प्रजामंडल बहुत प्रसिद्ध है, ये काफी बार ये क्वेश्चन आप विगत एग्जाम के अंदर देखेंगे, डायरेक्ट करौली पूछा गया है। करौली 1938 के अंदर, और इसके जो हैं वो है आपके त्रिलोक चंद माथुर, याद रखिएगा त्रिलोक चंद माथुर। केवल माथुर याद नहीं रखना है, पूरा नाम याद रखना है इनका, त्रिलोक चंद माथुर। ठीक है, ये जो गोपीलाल यादव है ये तो आपके भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित है। ठीक है, त्रिलोक चंद माथुर। अगला देखिए, अगला है निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोकनाट्य शैली नहीं है। लोकनाट्य शैली नहीं है, बताइए। देखिए रम्मत, बचपन में आप सब रमते हैं, मारवाड़ी शब्द वही रम्मत है। रम्मत है आपके कहां की, तो देखिए जैसलमेर और बीकानेर की। लेकिन आपको स्पेशल नाम देकर पूछे ना कि पाटा संस्कृति की रम्मत कहां पर है, तो याद रखिएगा बीकानेर। ठीक है, स्वांग तो आप सब जानते हैं, ये कला है कौन सी, बहरूपिया। और बहरूपिया कला के जो जनक हैं वह है आपके जानकी लाल भांड। ख्याल आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान में अलग अलग ख्याल है, लेकिन दो ख्याल तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। एक तो है कुचामणी ख्याल, बताइए कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन है, और एक है आपके शेखावटी ख्याल। ये दो ख्याल बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, बताइएगा कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन है और शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक कौन है। तो हमारे राजस्थान में जो लोकनाट्य शैली नहीं है वह है ढाडी, बाकी ख्याल है, श्वांग है, रम्मत है, तमाशा है। ठीक है, ये सब कुछ तो है ही हमारे। गंवरी लोकनाट्य है, आप अक्सर पढ़ते ही हैं। हाँ बिल्कुल, शाबाश। अगला अगला क्वेश्चन है मनहेर टिब्बा का प्रमुख खनन क्षेत्र कौन सा है। मनहेर टिब्बा का प्रमुख खनन क्षेत्र कौन सा है, बताइएगा प्रमुख खनन क्षेत्र कौन सा है। तो मनहेर टिब्बा देखिएगा हमारे राजस्थान का एक जिला जिसका नाम है जैसलमेर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्राकृतिक गैस के लिए ही। ठीक है, प्राकृतिक गैस, इसीलिए तो आपको पूछा भी जाता है कि राजस्थान में प्राकृतिक गैस पर आधारित पहली परियोजना जो है वो आपके कहां पर है, तो याद रखिएगा जैसलमेर। और जैसलमेर में भी कहां पर है, तो याद रखिएगा रामगढ़। ये जो मनिहार टिब्बा है ये आपके किसके लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पेट्रोलियम की बात आ जाती है तो फिर आपके प्रसिद्ध हो जाता है बाड़मेर। और अभी चुनाव पत्र के अंदर यदि हम बात करते हैं तो जैसलमेर थोड़ा ज्यादा चर्चा में रहा है। ठीक है, इसीलिए तो हम पढ़ते हैं कि फिलहाल सीमेंट जो नगरी है वो चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है, लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन की संभावना जिस जिले में होगी वो जिला होगा आपके जैसलमेर। ठीक है, तो ऐसे थोड़े क्वेश्चनों का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला है आपके निम्नलिखित में से कौन फड़ वाचन से संबंधित है। फड़ वाचन, सबसे पहले तो फड़ क्या होता है, फड़ कहां की प्रसिद्ध है। देखिए फड़ क्या होता है, फड़ होता है आपके किसी पर्दे या कपड़े पर किसी महत्वपूर्ण घटना या किसी महापुरुष की जीवनी या लोक देवी देवताओं का चित्रित वर्णन करना क्या कहलाता है, फड़। और ये फड़ कहां की प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा शाहपुरा। शाहपुरा कौन सा है ये, तो याद रखिएगा भीलवाड़ा वाला। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो फड़ है इसके लिए जो परिवार प्रसिद्ध है वो कौन सा है, याद रखिएगा जोशी परिवार। तो एक कमेंट करके बताइएगा सोनी परिवार कौन सी कला के लिए प्रसिद्ध है। सोनी परिवार कौन सी कला के लिए प्रसिद्ध है। तो यहां पर फड़ का जो वाचन करने वाले होते हैं वो कौन होते हैं, याद रखिएगा भोपे। कौन से होते हैं, भोपे ही होते हैं। जैसे नायक जाति के भोपे तो पाबू जी है, ठीक है, गुर्जर जाति के भोपे हैं तो देव नारायण जी है, इस प्रकार से पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 21। चित्तौड़गढ़ के किले में
त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कौन थे? त्रिभुवन नारायण मंदिर बड़ा इंपॉर्टेंट मंदिर है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये आपके सामने। देखिए देखिए ये जो बात है ये आपके उस समय की है, चलो उस समय को ही लेकर आते हैं हम। ये राजस्थान है और राजस्थान का ये रहा मेवाड़। ये बात उस समय की है जिस समय मेवाड़ के शासक हुआ करते थे शक्ति कुमार। नाम शक्ति कुमार है, बाकी कोई शक्ति थी नहीं, क्योंकि मेवाड़ के शासक जिस समय शक्ति कुमार थे उसी समय यहां मालवा के शासक हुआ करते थे मुंज। कौन थे? मुंज परमार। इस मुंज परमार ने आक्रमण किया था शक्ति कुमार पर और अधिकार कर लिया था। आक्रमण तो किया ही किया, चित्तौड़गढ़ पर अधिकार हो गया था किसका? मुंज परमार का। इस मुंज परमार का ही वंशज है जिसका नाम है भोज परमार, और इसी भोज परमार ने यहां चित्तौड़गढ़ पर अधिकार करते हुए एक मंदिर बनाया था जिसका नाम है त्रिभुवन नारायण मंदिर। लेकिन आगे चलकर इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ और कराने वाले थे महाराणा मोकल, इसीलिए इस मंदिर का नाम भी बदल गया और त्रिभुवन नारायण मंदिर का नाम बदलकर हो गया था समिदेश्वर मंदिर। समिदेश्वर मंदिर भी बोलते हैं और इसे मोकल मंदिर भी कहा जाता है। यह कहानी थी आपके इस मंदिर से रिलेटेड। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो है आपके डी इज करेक्ट आंसर, कोई डाउट नहीं। भोज परमार याद रखिएगा, ठीक है? भोज परमार, भोज परमार। क्लियर है? चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है 22। राजस्थान में राम कथारे आधार पर रामायण सिरनावसु आख्यान काव्य कुण लिखियो। यानी राजस्थानी में राम कथारे आधार पर रामायण बस कुण लिखिए, आ हमसे पूछ रही है रामायण। एक आपको पता हो तो भगवत जो गीता है, इस गीता का मारवाड़ी में अनुवाद किया गया है। मारवाड़ी के अंदर गद्य और पद्य रूप में अनुवाद। तो रामायण पूछ लिया, हो सकता है इस बार गीता पूछ ले। यहां रामायण पूछा गया, हो सकता है आगामी एग्जाम के अंदर ये पूछ ले। तो यहां पर रामायण जो है वो तो है आपके मेहोजी गोदारा, और गीता का मारवाड़ी में गद्य पद में जो अनुवाद किया गया है वो किया गया है आनंद राम द्वारा। किसके द्वारा? आनंद राम द्वारा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, मेहोजी गोदारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राजस्थान का जो तेरापंथी संप्रदाय है, तेरापंथ संप्रदाय, तो आप अक्सर पढ़ते हैं तेरापंथी संप्रदाय। तो पहला ही क्वेश्चन इसी से यही तो बनता है कि ये तेरापंथी संप्रदाय किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा जैन धर्म से। इसके जो प्रवर्तक हैं तेरापंथी संप्रदाय के, वो है आपके भिक्कण जी। कौन है? भिक्कण जी, याद रखिएगा। इस तेरापंथी संप्रदाय के जो 9वें संत हैं उनका नाम है आचार्य तुलसी, और इनका संबंध रहा है, भिक्कण जी का संबंध रहा है पाली से, आचार्य तुलसी का संबंध है लाडनू से। लाडनू जानते हैं ना, नागौर वाला जैन विश्व भारती, नाम सुना है ना, बस वही। तो तेरापंथी जो संप्रदाय है वो किससे संबंधित है? याद रखिएगा जैन धर्म से। और इसके प्रवर्तक कौन है? तो भिक्कण जी, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। पूछा गया है मारवाड़ की पन्ना किसे कहा जाता है? मारवाड़ की पन्ना किसे कहा जाता है? सबसे पहले तो ये सुनिए कि पन्ना कौन है? पन्नाधाई। पन्नाधाई जो है, इनका संबंध आपके मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह से रहा है। उदय सिंह की रक्षा की थी इन्होंने।
उदय सिंह की रक्षा पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था। किसका? चंदन का बलिदान दिया था। और उदय सिंह की रक्षा की थी किससे? याद रखिएगा, बनवीर से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। इसी प्रकार मारवाड़ के शासक हैं जिनका नाम है अजीत सिंह। अजीत सिंह को भी जब औरंगजेब द्वारा दिल्ली की रूप सिंह राठौड़ हवेली में कैद कर दिया गया था, तब वहां पर घोराधाय ने, जिसने, याद रखिएगा, घोराधाय ने भी बिल्कुल पन्नाधाय की तरह कहते हैं कि अपने पुत्र का बलिदान दिया था। वहां पर असली अजीत सिंह को तो लेकर निकल गए थे घोराधाय, दुर्गादास राठौड़, मुकुंदास खिंची जैसे लोग, और वहां पर घोराधाय ने अपने पुत्र को रखा था। फिर उसके बाद में औरंगजेब ने उसका नाम भी बदल दिया था। ठीक है, तो अजीत सिंह, इसीलिए घोराधाय को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, मारवाड़ की पन्नाधाय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि घोराधाय की छतरी कहां पर है? तो याद रखिएगा, मेहरानगढ़, जोधपुर। और इस छतरी का निर्माण भी किसने करवाया था? अजीत सिंह ने। और ये छतरी है भी कितने खंभों की? 4 खंभों की। तो यहां पर है आपके घोराधाय। तो घोराधाय का संबंध रहा है अजीत सिंह से। क्या आप बता सकते हैं अजीत सिंह के जो पिता है जसवंत सिंह, इनका संबंध किस धाय से रहा है? तो याद रखिएगा, इनका संबंध रहा है रूपाधाय से। किससे? रूपाधाय से। ये जो घोराधाय है, इसे आज भी मारवाड़ में याद किया जाता है। कौन से गीत में? तो धुंसों में। और ये धुंसों क्या है? तो याद रखिएगा, मारवाड़ का लोकगीत। ठीक है, हाँ, चलिए। तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सी इज करेक्ट आंसर। तो पन्नाधाय, घोराधाय, इनका ध्यान रखना आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला देखिए, अगला है कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद ने राजपुताना में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न कर दी थी? आप सब जानते हैं उदयपुर की एक राजकुमारी, और जिस किस्से में राजकुमारी होती है, समझते ही आप, यहां पर देख लीजिए। ऐसा कहते हैं इतिहासकार कि जिस हिस्से में राजकुमारी है उस किस्से में दंगे होते हैं। तो उदयपुर की एक राजकुमारी है जिसका नाम है कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी के जो पिता हैं उनका नाम है भीम सिंह सिसोदिया। भीम सिंह सिसोदिया। ठीक है, उदयपुर की राजकुमारी जिसका नाम क्या है? कृष्णा कुमारी। और कृष्णा कुमारी के जो पिता है वो है भीम सिंह सिसोदिया। कृष्णा कुमारी की क्या है कि पहली बार जो सगाई हुई थी वो हुई थी, जोधपुर के शासक थे जिनका नाम ही था भीम सिंह राठौड़। लेकिन विवाह से पहले क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु। विवाह से पहले मृत्यु होगी। इसीलिए कृष्णा कुमारी की आमेर के जो शासक हैं जगत सिंह सेकंड, इनके साथ में पुण्य सगाई कर दी। भाई जकात पहली सगाई करी, बेचालता रिया, तो इनकी दोबारा सगाई की। इस बात से नाराज हो गया था भीम सिंह का भाई जिसका नाम है मान सिंह राठौड़। इसीलिए मान सिंह और जगत सिंह सेकंड के मध्य इस कृष्णा कुमारी को लेकर इतिहास में एक युद्ध लड़ा गया है जिसे आप पढ़ते हैं गिगोली का युद्ध। और ये गिगोली परबशर नागौर में है। पढ़ते हैं आप। जब इतनी बड़ी दो रियासतें आपस में झगड़ा कर रही थी, तब अमीर खां पिंडारी के कहने पर, अमीर खां पिंडारी के कहने पर भीम सिंह सिसोदिया ने अपनी ही पुत्री को जहर देकर मार दिया। ये जो जहर देकर मारने की घटना है, इस घटना को कहा जाता है मेवाड़ का दूसरा कलंक। क्योंकि मेवाड़ का जो प्रथम कलंक है वो तो उदा द्वारा अपने पिता कुंभा की हत्या करना है। ठीक है, तो ये पूरा प्रकरण था। अब तो पता चली गया है ये कहां की थी? उदयपुर की राजकुमारी। ठीक है, तो ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी किस प्रकार से उथल पुथल हुई थी। चलिए ठीक है, चलिए आगे चले। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ट्रेज कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? ट्रेज कमीशन। देखिए
ट्रेज कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? देखिए ट्रेज कमीशन जो है वो है आपके बेंगू किसान आंदोलन से। बेंगू वही किसान आंदोलन है जिसके अंदर रूपाजी और कृपाजी नामक धाकड़ किसान शहीद हुए हैं। तो कई बार यहीं से पूछ लिया जाता है, जैसे पूछा ना कि ट्रेज का संबंध किससे है, वैसे पूछ लेता है रूपाजी और कृपाजी किस आंदोलन के तहत शहीद हुए थे। ठीक है, जैसे यहां पर यह है, एक है आपके बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध किससे है? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध किससे है? तो वो याद रखिएगा आपके किससे है? बिजोलिया से। वो है आपके किससे? बिजोलिया से। यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा बेंगू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपके राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है? मक्का का उत्पादन, देखिए मक्का के उत्पादन की हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन तभी सोल्व कर पाएंगे जब हमें यह पता है कि मक्का के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए। तो आप कहेंगे लाल मिट्टी, और लाल मिट्टी हमारे राजस्थान में कहां पर है? तो आप कहेंगे दक्षिणी राजस्थान में। और दक्षिणी राजस्थान का मतलब आप समझ गए हैं, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, और ये सारे किस संभाग के अंदर आते हैं? तो आप कहेंगे उदयपुर। तो मक्का का उत्पादन सर्वाधिक जिस संभाग में होता है वो कौन सा है? उदयपुर संभाग। मक्का से रिलेटेड एक क्वेश्चन और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मक्का की किस्में अक्सर पूछी जाती है, कौन कौन सी है? तो मक्का की किस्में हैं आपके माही धवल, एक दूसरी है माही कंचन, और एक इन्हीं से रिलेटेड है लेकिन वो अलग है, वो है आपके माही सुगंधा। ये जो माही सुगंधा है ये आपके किससे रिलेटेड है? चावल से। तो एक क्वेश्चन मेरा आपसे है कि आप कमेंट करके बताइएगा कि चंबल जो किस्म है वो किस फसल से संबंधित है? चंबल एक किस्म है, किस फसल की है? यहां पर तो ऑप्शन में बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मक्का का जो सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के जिस संभाग में होता है वो संभाग है आपके कौन सा? उदयपुर। ठीक है, चलिए आगे चलते। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है वे किसी भाषा के समझने के साथ पढ़ वे लिख भी सकता है, वे क्या कहलाता है? अब देखिए आजकल क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार थ्योरेटिकल भी आने लगे हैं। यहां पर थ्योरेटिकल पूछा है किसे बोल, तो सिंपल सी बात है कि जनगणना 2011 के अनुसार जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, उससे क्या है? अधिक है, तो उसे आप क्या बोल सकते हैं? साक्षर। तभी तो हम पढ़ते हैं कि राजस्थान की साक्षरता, जैसे पहले प्रसिद्ध हुआ करती थी किसकी डेफिनेशन? वह है लिंगानुपात की। बताइएगा जरा लिंगानुपात की क्या डेफिनेशन है, किसे बोलते हैं लिंगानुपात? क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है वो। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन है वो है आपके सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, वो बताइए लिंगानुपात किसे बोलते हैं? फटाफट बताइए, ये आप ही के लिए क्वेश्चन है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके मुकुंदरा की जो पहाड़ियां हैं वो कौन से जिलों में विस्तृत है? मुकुंदरा की पहाड़ियां। अब कई बार क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो जाता है। यदि आपको पूछा जाए कि मुकुंदरा की जो पहाड़ियां हैं वो आपके राजस्थान के किस दिशा में है, तो याद रखिएगा फिर इसका आंसर हो जाता है दक्षिण पूर्वी राजस्थान। आपको पूछा जाए कि मुकुंदरा की पहाड़ियां राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश में हैं, तो फिर वो हो जाता है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में। पूछा जाए मुकुंदरा की पहाड़ियां राजस्थान के कौन से क्षेत्र विशेष में हैं, तो याद रखिएगा हाड़ौती क्षेत्र में। और वो आपके हो गया जिला कौन सा, तो याद रखिएगा कोटा और झालावाड़। यह आपको ऐसा भी पूछ ले कि मुकुंदरा की जो पहाड़ियां हैं वो राजस्थान के कौन से राष्ट्रीय उद्यान में हैं, तो भी याद रखिएगा मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यहां पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, कोटा और झालावाड़। याद रखिएगा कोटा और झालावाड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपके निम्नलिखित में से कौन सा
सही नहीं है। ऐसा कौन सा है जो सही नहीं है? देखिए, पहला है आपके बालाजी रोपवे है सामोद जयपुर। कहां पर है? सामोद जयपुर के अंदर। आप सब जानते हैं, इसमें तो कोई डाउट भी नहीं है। सावित्री माता मंदिर रोपवे है वो शिरोई के अंदर। आप कहेंगे नहीं, सावित्री माता जो मंदिर रोपवे है ये है आपके कहां पर? तो पुष्कर, अजमेर, रतनगिरी पहाड़ी पर। ठीक है, रतनगिरी पहाड़ी। और बस यही तो है जो सुमेलित नहीं। बाकी सुंदा माता मंदिर रोपवे जालोर के अंदर है। मनसापूर्ण करणी माता जो रोपवे है वो उदयपुर में है। मतलब ए, सी और डी सही है। जो असंगत है वो आपके कौन सा? बी। अब एक बार एग्जाम ने पूछा कि राजस्थान का पहला रज्जुपथ कौन सा है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान का प्रथम रज्जुपथ कौन सा है। अब रज्जुपथ का मतलब ही यही होता है, याद रखना, कौन सा? रोपवे। रोपवे का मतलब दो पहाड़ियों के मध्य रस्सी के माध्यम से जो रास्ता होता है, तो हिंदी में उसे क्या बोलते हैं? रज्जुपथ। तो एक बार तो ऐसे पूछ लिया कि राजस्थान का प्रथम रज्जुपथ, तो याद रखिएगा सुंधा माता जालोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपके यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी ये है, ये सही नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार है, वालर कृषि किसे बोलते हैं? देखिए, हमारे राजस्थान में जब हम पढ़ते हैं कृषि के प्रकार, कृषि के प्रकार, तो प्रमुख रूप से तो देखिए कृषि के प्रकार की यदि मैं बात करूं, अभी तक जो क्वेश्चन बने हैं वो एक तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि राजस्थान में शुष्क कृषि कहां होती है। तो बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि राजस्थान का शुष्क क्षेत्र कहां पर है? तो आप कहेंगे पश्चिमी राजस्थान में। तो एक तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि राजस्थान में शुष्क कृषि जिस क्षेत्र में होती है वो क्षेत्र कौन सा है? याद रखिएगा पश्चिमी राजस्थान। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि बारानी कृषि किस पर निर्भर है? तो बारानी कृषि सर्वाधिक बाड़मेर में होती है और ये वर्षा पर आधारित है, वर्षा पर आधारित। एक आपके पूछा जाता है मिश्रित कृषि, यह शायद अभी पूछा गया था, सीईटी के किसी पेपर में था। मिश्रित कृषि से तात्पर्य है, तो याद रखिएगा कृषि प्लस पशुपालन। ठीक है, और एक आपके सबसे शानदार क्वेश्चन जहां से बनता है वो है हमारे राजस्थान में स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि का मतलब होता है स्थान बदल बदल कर या वनों को काट काट कर जो कृषि करते हैं उसे स्थानांतरित कृषि बोलते हैं। हमारे राजस्थान में इसे स्थानांतरित कृषि, इसे आदिवासियों की कृषि भी कहा जाता है। इसे वैसे आप जुमिंग कृषि भी तो बोलते हैं, इसे आप दजिया बोलते हैं यदि वो मैदानी क्षेत्र में है, तो यदि पहाड़ी क्षेत्र में है तो आप उसे चिम्माता बोल देते हैं, और इसे आप और भी क्या बोलते हैं? वालर कृषि। तो ये आपके कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा स्थानांतरित कृषि को ही कहा जाता है वालर कृषि, आपके चिम्माता या फिर क्या बोलते हैं इसे? दजिया। ठीक है, हाँ बिल्कुल, शाबाश। अगला देखिए, अगला है आपके कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य उच्च भूमि क्या कहलाती है? गिरवा, उड़िया, उपरमाल या भोराट? उड़िया, उपरमाल या भोराट? अब देखिए यहां पर यदि हम चर्चा करें गिरवा, तो गिरवा की याद रखिएगा कि उदयपुर शहर के चारों ओर, उदयपुर शहर के चारों ओर तस्तरी नुमा जो पहाड़ियां हैं वो कहलाती है गिरवा। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन वन लाइनर पूछ रखा है कि उदयपुर शहर के चारों ओर तस्तरी नुमा पहाड़ियां क्या कहलाती है? गिरवा की पहाड़ियां। ये जो उड़िया का पठार है ये आपके शिरोई के अंदर है और इसकी अपनी विशेषता है कि ये राज्य का सर्वोच्च पठार है, राज्य का सर्वोच्च पठार। अब देखिए एक बात तो फिक्स है, आपको चाहे सबसे ऊंची चोटी पूछे, सबसे ऊंचा पठार पूछे, सबसे ऊंची झील पूछे, सबसे ऊंचा स्थान पूछे, सबसे ऊंचा अभियान पूछे, सबसे ऊंचा दर्रा पूछे, कुछ भी पूछे, वो सिरोही जिले में ही है। ठीक है, तो ये उड़िया पठार। अच्छा, उपरमाल, उपरमाल क्या है? तो याद रखिएगा
उपरमाल जो है वो है आपके भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य का जो पहाड़ी क्षेत्र है उसे बोलते हैं आपके उपरमाल का पठार। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य, भैंसरोडगढ़ स्थान के कहां है, याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ के अंदर, और बिजोलिया कहां पर है, भीलवाड़ा में। ये जो भोराट का पठार है ये है आपके कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य, कुंभलगढ़ वे गोगुंदा के मध्य। कुंभलगढ़ है आपके राजसमंद में, कुंभलगढ़ तो कहां पर है, राजसमंद में, और गोगुंदा कहां पर है, उदयपुर के अंदर। तो ये प्रसिद्ध क्वेश्चन है, याद रखिएगा, या तो भोराट या फिर उपरमाल। एक और भी है वो भी आपको बता देता हूं, वो है भोमट का पठार। और ये जो भोमट का पठार है ये राजस्थान का वो पठार है जो गुजरात के साथ सटा हुआ है। इसके साथ सटा हुआ है, गुजरात के साथ। और भोमट का पठार देखिए बांसवाड़ा में है, डूंगरपुर है, उदयपुर है और शिरोई, इन 4 जिलों के साथ में गुजरात राज्य में भी क्या है, विस्तृत है, याद रखिएगा। ठीक है, तो भैंसरोडगढ़ वे बिजोलिया के मध्य है उपरमाल, कुंभलगढ़ वे गोगुंदा के मध्य है भोराट। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। 32वें के अंदर जो राइट ऑप्शन है वो है आपकी डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है बिल्कुल। चलिए जीके को कैसे याद करें, बार बार पढ़े, बार बार पढ़ने से ही सारी चीजें आसान होती है। आप किसी अजनबी जगह जाते हैं, पहली बार जाते हैं तो आपको थोड़ा अजीब सा लगता है और रास्ता भी याद नहीं रहता है। यदि आपका आना जाना रोज उसी रास्ते से होता है तो आप सोते सोते बता सकते हैं कि वो रास्ता ऐसा है। जीके की भी सेम यही पॉलिसी है, आप एक बार ही तो मिले, बार बार मिलिए किसी टॉपिक से, आपको बिल्कुल आसानी से याद होगा। ठीक है, और एक इतिहासकार ने तो कहा है याद करना बहुत आसान है, भूलना बड़ा मुश्किल है। किताबों से लगातार जुड़े रहिए, किताबें आपको स्वयं बता देगी कि कैसे याद करना होता है। ठीक है, किताबें खुद बोलती है जी, बस शर्त यह है कि आपका लगाव और आपका दिल दिमाग किताबों से होना चाहिए, तब आपको किताबें स्वयं बता देगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेजा बांध बनाया गया है चंबल नदी पर, बनास नदी पर, मेज नदी पर या कोठारी नदी पर। बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है ये मेजा बांध। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि ये मेजा बांध किस जिले में है, तो याद रखिएगा भीलवाड़ा के अंदर। कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि भीलवाड़ा जिले को जलापूर्ति किस बांध से होती है, तो मेजा बांध से। ठीक है, और ये मेजा बांध कौन सी नदी पर है, तो याद रखिएगा कोठारी नदी पर। कौन सी नदी पर है, कोठारी। कोठारी नदी कहां से निकलती है, तो याद रखिएगा दिवेर राजसमंद से। यहां पर ऑप्शन नंबर है डी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा कोठारी नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कथेतर गदरी पोथी ओयूरी आंख्याता रा रचनाकार कौन है, बताइए। यहां पर पूछ रहा है ओलूरी आंख्यातारा रचनाकार कौन है। कई बार ओलू एक गीत भी है जो याद में गाया जाता है। ठीक है, यहां पर पूछ रहे हैं इसके रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा नमे नारायण जोशी, नमे नारायण जोशी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक, अभी ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना वो करंट में जो रहते हैं, जैसे आपको पता हो तो अभी हमारे राजस्थान के अंदर राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए हैं, चाहे वो मीरा पुरस्कार हो, रागी राघव पुरस्कार हो। तो इनके जो पुरस्कार पाने वाले जो रचनाकार हैं उनकी जो रचनाएं हैं उनसे क्वेश्चन आता है इस प्रकार से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था, शिल्पी कौन था कुंभलगढ़ दुर्ग का। कुंभलगढ़ दुर्ग बड़ा प्रसिद्ध रहता है। देखिए इनके जो 2-3 क्वेश्चन है ना वो तो बहुत ज्यादातर एग्जाम के अंदर आ रहे हैं। कौन कौन से देखिए, एक तो आपके सामने ये है कि कुंभलगढ़ का शिल्पी कौन है। एक सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आया है वो ये है कि मामदेव कुंड या मामादेव कुंड किस किले में है, तो याद रखिएगा कुंभलगढ़ में। ठीक है, मामादेव कुंड। या फिर जाली रानी की बाव किसमें है, ये भी क्वेश्चन आया है, जाली रानी की बाव। एक क्वेश्चन ये भी आया है कि जाली रानी का माल या किसमें है, जाली रानी
का माड़िया। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये भी आया है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? याद रखिएगा कटारगढ़, जिसे आप बोलते हैं कुंभा का निवास स्थल या फिर मेवाड़ की तीसरी आंख। और इनके जो शिल्पी हैं वो कौन है? तो याद रखिएगा मंडन। ये मंडन कौन है? तो याद रखिएगा गुजरात के निवासी हैं ये किसके दरबारी रहे हैं? तो याद रखिएगा कुंभा के। और कुंभा की अपनी बहुत सारी इंपॉर्टेंस बातें हैं। मंडन की स्वयं की दो रचनाएं बड़ी प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। एक तो है राजवल्लभ और एक है देव मूर्ति प्रकरण। अक्सर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। राजवल्लभ और देव मूर्ति प्रकरण, ये दोनों रचनाएं किसकी है? मंडन की। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, मंडन। नेक्स्ट अगला है जसनाती संप्रदाय प्रधान पीठ कठिने है, यानी जो जसनाती संप्रदाय है उसकी प्रमुख पीठ पूछ रहा है। तो जसनाती संप्रदाय किस संत का है? पहली बात तो याद रखिएगा जसनाती जो संप्रदाय है वो संत जसनाथ जी का है। ये जो संत जसनाथ जी हैं ये किनके समकालीन हैं? तो याद रखिएगा ये आपके सिकंदर लोदी और जाम्बोजी के समकालीन है। सिकंदर लोदी और जाम्बोजी के क्या रहे हैं? समकालीन। जाम्बोजी और संत जसनाथ जी की तो मुलाकात हो रखी है 1500 ईस्वी में। ये जो संत जसनाथ जी हैं ये जिस जाति से हैं वो जाति है जाट, याद रखिएगा। जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ वही है जहां पर जन्म हुआ था संत जसनाथ जी का। नाम है कत्रियासर बीकानेर। कत्रियासर बीकानेर। जसनाती संप्रदाय वही है जिसके अंदर कितने नियम हैं? याद रखिएगा 36 नियम। नियम की बात करते हैं तो देखिएगा 29 नियम है आपके विष्णु संप्रदाय में, 36 नियम है जसनाती संप्रदाय में और 42 नियम है चरणदासी संप्रदाय में। ठीक है, याद रखिएगा। जसनाती संप्रदाय के जो सिद्ध हैं उनके द्वारा एक नृत्य किया जाता है जिसे आप बोलते हैं अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य यानी कि नंगे पांव होकर धधकते हुए अंगारों पर जो नृत्य किया जाता है वो कहलाता है आपके फायर डांस, अग्नि नृत्य। ठीक, तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा सिकंदर लोदी ने संत जसनाथ जी को 500 बीघा जमीन दान में दी थी, जबकि इसी सिकंदर लोदी ने जाम्बोजी के कहने पर गो हत्या पर रोक लगाई थी और इसी सिकंदर लोदी ने 1504 के अंदर आगरा बसाया था और इसी का उत्तराधिकारी था इब्राहिम लोदी, जिसको पानीपत में पराजित करते हैं बाबर और मुगल काल की स्थापना होती है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके डी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला है बीकानेर के निकट सम्राथल को किस लोक देवता ने अपना कर्म स्थल बनाया था? अब सम्राथल के धोरे हैं ये, सम्राथल के धोरे, और सम्राथल स्थान है आपके बीकानेर के अंदर। और ये जिनकी कर्म स्थली रही है वो है आपके जाम्बोजी। कौन है? संत जाम्बोजी, जिन्हें आप बोलते हैं राजस्थान में पर्यावरण वैज्ञानिक संत। सिर साटे रूंक रहे तो भी सस्तो जान, जाम्बोजी आप सब जानते हैं। इनकी जो जन्म स्थली रही है वो याद रखिएगा कौन सी है? तो वो है आपके पिंपाशर नागौर। इनके पिताजी का नाम लोहड़ जी पंवार है और माताजी का नाम है हंसा देवी। इनके बचपन का नाम है धनराज। ये भी सिकंदर लोदी की समकालीन रहे हैं आपके जाम्बोजी। इनका जो संप्रदाय है वो है आपके विष्णु संप्रदाय, और विष्णु संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ रही है वो है मुकाम धाम, मुकाम धाम बीकानेर। विष्णु संप्रदाय के अंदर जो नियम है वो आपके कितने हैं? तो याद रखिएगा 29 नियम। ठीक, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा जाम्बोजी। हाँ, मूल नाम धनराज रहा, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 38। राम स्वरूप की सांद्रो कहानी संगनी है, यानी कि ये जो आपके सामने रचना है ये किसकी है? इसी प्रकार की एक रचना आपसे पूछ लेता हूं। वेली किशन
रुक्मणीरी रचना किसकी है? क्योंकि ये नाम इसी प्रकार से आपको पूछा जा सकता है कि वेली किशन रुक्मणी की जो रचना है वो किन की है, बताइए। ये है आपके धान कथावा। हाँ, अच्छा बेरोगोनी कोई नहीं। ये वेली किशन रुक्मणी की रचना ये किसकी है? तो याद रखिएगा ये है पृथ्वीराज राठौड़ की, पृथ्वीराज राठौड़। ठीक है, एक हमारा सेशन आएगा जो आपके प्रमुख पुस्तकों पर रहेगा और पुस्तकें भी वो होगी जो आपके अभी राजस्थानी साहित्य अकादमी द्वारा जो पुरस्कार दिए गए हैं ना उनसे संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? मरु राष्ट्रीय उद्यान आप पढ़ते हैं ना, राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा जो अभयारण्य है वो है आपके, इसके नाम में राष्ट्रीय उद्यान है, बाकी ये है अभयारण्य मरु राष्ट्रीय उद्यान। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 31 का डबल 62 वर्ग किलोमीटर में है। ये राज्य का सबसे बड़ा क्या है? अभयारण्य, और ये 2 जिलों में विस्तृत है। किस किस में है? जैसलमेर और बाड़मेर। अब आप कहेंगे सर ऑप्शन तो दोनों ही है, लेकिन ये जो सर्वाधिक विस्तृत है 1900 वर्ग किलोमीटर में वह है जैसलमेर। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो है आपके ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, जैसलमेर। ठीक है, बाकी इसका भाग 2 जिलों में विस्तृत है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए शाबाश। अगला देखिए, अगला है कला प्रेमी जो सावंत सिंह है वो किस प्रांत के शासक थे? सावंत सिंह, जिनका एक और अन्य नाम आप पढ़ते हैं नागरीदास, जिनका स्मारक छतरी बनी हुई है वृंदावन यूपी में। वृंदावन यूपी के अंदर क्या बनी हुई है इनकी? स्मारक छतरी। लेकिन ये शासक कहां के थे? किशनगढ़ के राठौड़ हैं ये, किशनगढ़ के राठौड़ सावंत सिंह। इनकी एक रचना है नागर समुच्चय। इनके एक प्रसिद्ध दरबारी रहे ना मोर ध्वज निहाल चंद। निहाल चंद ने इनकी प्रेमिका जिनका नाम है बनी ठणी पेंटिंग बनाई थी मोर ध्वज निहाल चंद ने। ये वही सावंत सिंह है कला प्रेमी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा किशनगढ़। कौन सा? किशनगढ़। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है चंद्रभागा पशु मेला कहां लगता है? चंद्रभागा पशु मेला, देखिएगा हमारे राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले की यदि बात होती है, सर्वाधिक पशु मेले, तो हमारे राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले जिस जिले में लगते हैं वो जिला है नागौर। ठीक है, लेकिन यहां पर पूछा गया है चंद्रभागा पशु मेला। अब चंद्रभागा पशु मेला, ऐसा ही एक और नाम है आपके गोमती सागर पशु मेला। ये दोनों जिस जिले में बढ़ते हैं वो जिला है झालावाड़। आप मुझे ये बता दीजिए कि हमारे राजस्थान में जसवंत पशु मेला कहां पड़ता है? ये क्वेश्चन आपके लिए। बाकी हमारे राजस्थान का सबसे प्राचीन जो पशु मेला है, सबसे प्राचीन पशु मेला वो है आपके राव मलिनाथ पशु मेला। राव मलिनाथ पशु मेला, और राव मलिनाथ जो पशु मेला है वो जहां भरता है वो है आपके तिलवाड़ा। तिलवाड़ा स्थान जो है वो बाड़मेर में है, लेकिन पूछ लिया जाए कौन सी नदी के किनारे भरता है तो याद रखिएगा लूणी नदी के किनारे। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन है वो है झालरापाटन झालावाड़। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। बिल्कुल शाबाश। अगला, आदिकालीन चारण शैलीरा रचनाकार नहीं है, मतलब ऐसा कौन सा रचनाकार है जो चारण शैली से संबंधित नहीं है? शिवदास गांडन, इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है, याद रखिएगा शिवदास गांडन की अचलदास खिंचीरी वचनी का।
ये वन लाइनर भी पूछता है। अचलदास खिंचीरी वचनिका के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा शिवदास गांडन। तो शिवदास गांडन चारण शैली का रचनाकार, श्रीधर व्यास और बादर ढाडी, वज्रसेन जो सूरी है ये चारण शैली से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। बहुत प्रसिद्ध है अचलदास खिंचीरी वचनिका। अगला है राजस्थानी लोक साहित्यरी दीठसू हरजस काई है। हरजस काई है भाई? ग्रामीण क्षेत्र वाला बता ही सके। चलो शहरी क्षेत्र में रहने वालों को तो वो शायद पता नहीं हो, लेकिन अपन गाँव वाला ने ठाई जे हरजस काई है। हरजस काई है सा पवाड़ा है, लोकगीत है, लोक गाता है या ख्याल है? हरजस गावा कोई लंबी यात्रा में जाते हैं ना, देखो हरजस भी दो तरीके से, एक तो कोई लंबी यात्रा पर जाते हैं तब हरजस गाते हैं, और शेखावटी क्षेत्र के अंदर तो कोई बड़ो बुजुर्ग चाल तो रियो है, यानी किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो गई है, उसके पीछे जो दिन होते हैं उस समय जो गीत गाए जाते हैं वो हरजस गाते हैं। क्यों? इनके घर चलो हरजस गाना है। तो ये एक प्रकार का क्या है? लोकगीत है। ठीक, तो है लोकगीत। टाइमिंग हमारे राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हिसाब से है। कई लंबी यात्रा पर जाते हैं उस समय हरजस गाते हैं। शेखावटी क्षेत्र के अंदर यदि बड़े बुजुर्ग चालता रहे तो हरजस गावे। हाँ हाँ, वो अलग अलग क्षेत्र। अगला देखिए, अगला है कजली तीज का त्योहार कहां मनाया जाता है? बताइए। बताइए, कजली तीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए आप में से कौन बताएगा कजली तीज का, क्योंकि एग्जाम के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है आपके कजली तीज। हाँ वही, मतलब अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग हिसाब से है आपके। ठीक है, हाँ। कजली तीज, शाबाश। कजली तीज है आपके जिस जिले से संबंधित, वो है आपके बूंदी। बूंदी रियासत से संबंधित आपको पता हो तो एक कहावत भी है, हाड़ो ले डूबियो घनघोर, वो भी बूंदी रियासत से ही संबंधित है। हाड़ो ले डूबियो घनघोर। पहले घनघोर बूंदी की प्रसिद्ध हुआ करती थी, अब तो आपको पता ही है जयपुर की प्रसिद्ध है। तो ये भी पहले कहां की थी? बूंदी की, याद रखिएगा। ठीक है, ये कजली तीज है आपके कहां की? कजली तीज बोलते हैं, आप इसे सातुड़ी तीज बोलते हैं, आप इसे बूढ़ी तीज बोलते हैं। ठीक है, ये आपके कहां की है? बूंदी की, याद रखिएगा। हाड़ो ले डूबियो घनघोर, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है? देखिएगा, वनों का जब हम प्रशासनिक वर्गीकरण पढ़ते हैं, वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण, तो इनमें से कौन सा नहीं पढ़ते हैं बताइएगा? आप अक्सर पढ़ते हैं, तीन तरीके से तो पढ़ते हैं। एक तो होते हैं हमारे राजस्थान में सुरक्षित वन, एक होते हैं आपके आरक्षित वन, और एक होते हैं अवगीकृत वन। बस तीन ही प्रकार के वन होते हैं, अनारक्षित वन कोई नाम होता नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, तीन प्रकार के वन आप पढ़ते हैं वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण में। ठीक है, वैसे सामान्य वनों का वर्गीकरण पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं मरुद्भिद वन है, सदाबहार वन है, सांगवान वन है, ठीक है, पतझड़ मानसूनी वन है, इस प्रकार। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जहार पीर के रूप में भी पूजा जाता है? जहार पीर के रूप में पाबू जी है, गोगा जी है, तेजा जी है कि रामदेव जी है? तो नाम आपके सामने है गोगा जी चौहान। गोगा जी चौहान किनके समकालीन रहे हैं? तो याद रखिएगा
महमूद गजनवी, किस कह रहे हैं? महमूद गजनवी से युद्ध किया था इन्होंने। ऐसा पूछा जाए कि ऐसे कौन से लोक देवता है जिन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, तो याद रखिएगा गोगा जी। और महमूद गजनवी ने ही गोगा जी को कहा था साक्षात देवता, क्योंकि ये तो साक्षात क्या है? देवता है। और साक्षात देवता को ही मॉडिफाई करके कर दिया गया है जहर पीर। ठीक है, याद रखिएगा। और गोगा जी की बात करते हैं तो इनसे रिलेटेड एक तो शीर्ष मेढ़ी याद रखिएगा। शीर्ष मेढ़ी मतलब गोगा जी का जहां पर शीश गिरा था वो तो है ददरेवा चुरू, जहां पर इनका धड़ गिरा था वो है धुरमेड़ी। क्या कहलाती है वो? धुरमेड़ी। और उसी का दूसरा नाम है गोगा मेढ़ी। और गोगा मेढ़ी आप सब जानते हैं नहोर हनुमानगढ़। लोक देवता से अक्सर उनके परिचय से क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर है बी इज करेक्ट आंसर, गोगा जी चौहान। गोगा जी की यदि हम बात करते हैं तो इनके पिताजी का नाम है झेंवर जी चौहान, इनकी माताजी का नाम है बाछल दे, इनकी पत्नी का नाम है किल्लम दे जो कि सती हुई थी। इनकी घोड़ी है याद रखिएगा नीली घोड़ी। और इनके बारे में हमारे राजस्थान में कहावत प्रचलित है, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो। यानी गोगा जी के जो थान होते हैं ना वो खेजी वृक्ष के नीचे होते हैं। गांव गांव गोगो, गांव गांव खेजड़ी। ठीक है, सुनते हैं गोगा जी चौहान। और हमारे किसान भाई हल जोतने से पहले इनके नाम की 8 गांठों की एक राखड़ी बांधते हैं, गोगा राखड़ी बोलते हैं उनको। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। वेली किशन रुक्मणीरी रा रचनाकार कौन है? इसके बारे में हमने चर्चा की थी अभी। वेली किशन रुक्मणीरी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसकी थोड़ी चर्चा कर ही लेते हैं पूरी। वेली किशन रुक्मणीरी, सबसे पहली बात तो यह है कि वेली किशन जो रुक्मणी है इनके अंदर किसका संवाद है? तो याद रखिएगा भगवान श्री कृष्ण और उनकी जो पत्नी है रुक्मणी का संवाद है इसमें। याद रखिएगा इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो इसके जो रचनाकार रहे हैं वो है आपके पृथ्वीराज राठौड़। पूछा जाए इसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसे, जरा बताइएगा। प्रकाश में लाने का श्रेय, वेली किशन रुक्मणी को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? कमेंट करके बताइए। ये जो वेली किशन रुक्मणी है इसे 5वां वेद वे 19वां पुराण किसने कहा है? तो 5वां वेद वे 19वां पुराण वेली किशन रुक्मणी को जिसने कहा है वो व्यक्ति है दुर्सा आडा। दुर्सा आडा तो आप जानते होंगे, जिन्होंने महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार अकबर तक पहुंचाया था, वही है दुर्सा आडा। इसी पुस्तक को 10,000 घोड़ों का बल कहा है कि इस पुस्तक में तो इतना जोर है कि कितना 10,000 घोड़ों का बल है इसके अंदर। और ये इनकी बात कर सके यहाँ पर कर्नल जेम्स टोड। तो क्वेश्चन वही है कि इसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? याद रखिएगा एल.पी. टेशिटोरी, लुइस पियो टेशिटोरी। पूछा जाए कि ये कौन सी शैली में है तो याद रखिएगा डिंगल शैली में। आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये किस प्रकार का प्रधान है इसमें? तो याद रखिएगा ये रस प्रधान एक रचना है। तो इतने सारे फैक्ट बनते हैं वेली किशन रुक्मणी से, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सारे के सारे फैक्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि वेली किशन रुक्मणी में किसका संवाद है? तो भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी का। इनके रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा पृथ्वीराज राठौड़। इसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? एल.पी. टेशिटोरी को। इसे 5वां वेद और 19वां पुराण किसने कहा है? दुर्सा आडा ने। इसमें 10,000 घोड़ों का बल है, टोड ने कहा है। कौन सी शैली में है ये? डिंगल शैली में। और किस प्रकार? तो याद रखिएगा रस प्रधान रचना है वेली किशन रुक्मणी। ये जो एल.पी. टेशिटोरी है ना, इस एल.पी. टेशिटोरी ने ही पृथ्वीराज राठौड़ को क्या कहा है? तो याद रखिएगा डिंगल का हेरोस। क्या कहा इसे? डिंगल का हेरोस। और वैसे भी याद रखिएगा पृथ्वीराज राठौड़ को
साहित्य के अंदर कहा गया है पित्थल, पाथल कहा गया है महाराणा प्रताप को। और ये जो पृथ्वीराज राठौड़ ने रचना की है वेली किशन रुक्मणी की, याद रखिएगा ये जिस किले में बैठकर की गई है वो है गागरोण, गागरोण किला, जो कि राजस्थान का क्या है, प्रसिद्ध जलदुर्ग। गागरोण किले की जो जागीर मिली है पृथ्वीराज राठौड़ को, ये किसने दी है, तो याद रखिएगा अकबर ने दी थी, क्योंकि पृथ्वीराज जो राठौड़ है वो आपके अकबर का दरबारी है। ये क्या है, याद रखिएगा अकबर का दरबारी। पृथ्वीराज जो राठौड़ है इन्होंने 2 अभियान भी किए थे, याद रखिएगा। कितने अभियान किए थे, 2 अभियान किए थे अकबर के कहने पर पृथ्वीराज राठौड़। ये जो पृथ्वीराज राठौड़ है ये कौन सी रियासत से, तो याद रखिएगा बीकानेर के राजकुमार हैं, ये महाराजा राय सिंह के भाई हैं और कल्याणमल के पुत्र हैं। 1570 जब नागौर दरबार लगा था तो अपने पिता के साथ में गए थे और अकबर ने इनको क्या सौंपा था, गागरोण का किला। ठीक, तो ये याद रखिएगा आप किसके बारे में, वेली किशन रुक्मणी के बारे में पूरी बातें। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है, एक एक बात आप स्वयं पढ़िएगा वापस, तब आपको आनंद आएगा। फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलें। अगला क्वेश्चन है बिसल देव रासो किन भांत्रो काव्य है। बताइए भाई, बिसल देव जो रासो है वो किस प्रकार का काव्य है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि वेली किशन जो रुक्मणी है वो रस प्रधान है, ये किस प्रकार का है, बिसल देव रासो। बताइए, ऐसे ही रासो आजकल बहुत ज्यादा एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं। जैसे पर्सी जो पहले कभी सबसे ज्यादा पूछा जाता था वो है पृथ्वीराज रासो, और पृथ्वीराज रासो की तो आप जानते ही हैं चंद बरदाई। यहां पर बिसलदेव रासो है, तो बिसलदेव जो रासो है वो रचना है नरपति नाले की, नरपति नाले। बिसलदेव रासो के अंदर जिनका वर्णन है वो एक तो है आपकी विगरा चतुर्थ और उनकी पत्नी है राजमती, इनके प्रेम के बारे में बातें हैं। तो ये एक प्रकार का क्या है, प्रेम काव्य है। क्या है, प्रेम काव्य। एक भाग में तो इनका मिलन है, दूसरे भाग में इनका ब्रेकअप है, ये मान लीजिए विरह रूप में। तो प्रेम काव्य है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है आपके सामने प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता का मंदिर खाली जगह किस जिले में है। अंबिका माता का मंदिर, पूरा नाम तो है जगत अंबिका, जगत अंबिका माता मंदिर। और ये जो मंदिर है ये आपके उदयपुर में है। याद रखिएगा इस मंदिर को कहा जाता है मेवाड़ का खजुराहो। इसे क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा मेवाड़ का खजुराहो बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जगत उदयपुर के अंदर है ये। उदयपुर में जय के नाम से बहुत सारे मंदिर है, जगत अंबिका मंदिर है, जग मंदिर है, एक जगदीश मंदिर जो सपनों से बना मंदिर है, अर्जुन भाना मुकुंद जिसके वास्तुकार हैं वो भी तो आपके उदयपुर में ही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर। याद रखिएगा कौन सा है, उदयपुर। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 50। ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अथवा सामाजिक वे शैक्षणिक पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं उन्हें परिभाषित किया जाता है। कौन से समूह में किया जाता है, ये क्वेश्चन है। देखिए वापस पढ़िए, ऐसे बालक जो एससी और एसटी के अंदर आते हैं, ऐसे बालक जो एससी एसटी तथा सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़े वर्ग में, सामाजिक वे शैक्षणिक पिछड़े वर्ग से संबंधित है उन्हें परिभाषित करते हैं। गरीबी रेखा के नीचे का समूह, अलाभित असुविधाग्रस्त समूह में
दुर्लभ वर्ग में या विशिष्ट पिछड़ा वर्ग में। अब सिंपल सी बात है, देखिए ऐसे बालक जो SC ST में सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्ग में हैं, मतलब ये अलाभित हैं, असुविधाग्रस्त समूह के अंदर शामिल है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 51। राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था? बताइए, राजस्थान के अंदर आपके पुरातत्व व संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था? बताइएगा। वैसे ज्यादातर कोई भी विभाग हो हमारे राजस्थान में, यहां पर है आपके पुरातत्व व संग्रहालय विभाग, यह आपके 1950 में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन है? समग्र शिक्षा, समग्र शिक्षा जो अभियान है, इसके अंतर्गत जो खंड स्तर के हैं ना, खंड स्तर का क्या पूछा है? सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? अलग अलग स्तर पर आप पढ़ते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन यहां पर पूछ रहा है खंड स्तर पर कौन होता है, तो याद रखिएगा वो होता है आपके CBO। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, CBO। वो ब्लॉक स्तर पर होता है, BEO। अगला देखिए, अगला है RSIC, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड को किस वर्ष पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया है? RSIC जो है, यानी कि राजस्थान लघु उद्योग निगम जो लिमिटेड है, उसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा कब दिया गया है? RSIC इसको है आपके किस वर्ष पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया? तो 1975 में। एक आपके राजसिको भी तो है ना, राजसिको, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, राजस्थान लघु उद्योग निगम 1961 के अंदर, पता है ना, ये भी एक लघु उद्योग ही है, लेकिन इसका नाम क्या है? राजस्थान लघु उद्योग निगम, याद रखिएगा। राजस्थान लघु उद्योग निगम का गठन कब हुआ है? 1961। ठीक है, यहां पर ऑप्शन नंबर है डी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाँ, जोधपुर में राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया था? जोधपुर के अंदर जो राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन जो ब्यूरो है, उसका जो प्रादेशिक केंद्र है, कब स्थापित किया गया था? देखिए जोधपुर के अंदर ऐसी कुछ संस्थाएं हैं जो आपके इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता है। अब जैसे जोधपुर के अंदर प्रसिद्ध और संस्थाओं की मैं बात करूं तो एक तो काजरी है और एक आपके आफरी है, ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, इनकी भी तो स्थापना एग्जामिनर कभी ना कभी पूछता है। तो जोधपुर के अंदर जो संस्थाएं हैं उनके बारे में इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, जैसे राष्ट्रीय पादप जो आनुवंशिकी है संसाधन ब्यूरो प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया, उसी प्रकार आपको पूछता है ना कि जोधपुर के अंदर काजरी की स्थापना कब हुई, तो 1959 के अंदर, 1959। और ये जो संसाधन ब्यूरो है इनकी हुई है 1965। अब आप बताइए कि आफरी की स्थापना कब हुई? बाकी काजरी और आफरी दोनों है कहां पर? जोधपुर के अंदर ही है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी है आपके 1965। ठीक है, हाँ। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने जिले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं? बताइए। ये इस प्रकार के एक क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम से क्वेश्चन होते हैं, क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम से। क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम होते हैं ना अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। और यहां पर कौन सा है?
यहां पर आप कहेंगे सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। और ये जो सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है ये कौन से क्षेत्र में, तो देखिए ये जो हमारा राजस्थान है और राजस्थान के वे जिले जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं, जैसे श्री गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में कौन सा है, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। कितने जिले हैं, 4। अब जैसे आपको पूछ ले मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में है, तो 2 जिलों में। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन बनता है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 56। राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य कौन सा है? राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य कौन सा है? कठपुतली है, घेर है, घूमर है या भंवई है? बताइए बताइए, राजस्थान राज्य का आधिकारिक जो नृत्य है वो कौन सा है? अब ये तो इजी सा क्वेश्चन है भाई। कठपुतली, घेर, घूमर या भंवई? फिलहाल तो 4 ही हैं, अभी तो 4 ही करने हैं, 5 नहीं करने हैं आपको। आप भी सरकार से इतने तेज थोड़ी हैं, अभी तो सरकार ने भी नहीं बनाए, घोषित किए हैं केवल। ठीक है, तो राजस्थान का राज्य का जो आधिकारिक नृत्य है वो आप सब समझ गए होंगे, घूमर है। क्योंकि घूमर जो है वो राजस्थान का लोक नृत्य है। घूमर नृत्यों की आत्मा कहलाता है, नृत्यों की आत्मा भी है। और याद रखिएगा घूमर नृत्यों का सिरमौर है, नृत्यों का क्या है, सिरमौर है। घूमर जो है वो आपके कौन से क्षेत्र का है? याद रखिएगा मारवाड़ का। इसे रजवाड़ी नृत्य भी कहा जाता है, इसे नजाकत और नफासत का नृत्य कहा जाता है। नजाकत वे नफासत का नृत्य। ये जो घूमर है ये याद रखिएगा स्त्री प्रधान नृत्य है, स्त्री प्रधान नृत्य। लेकिन याद रखिएगा ये पुरुष रस प्रधान नृत्य है, पुरुष रस प्रधान नृत्य। इसके अंदर 8 कहरवे की चाल होती है, 8 स्टेप होते हैं और उन्हें कहा जाता है सवाई। यह है घूमर। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, कौन सा है, घूमर। ठीक है, हाँ, स्त्री प्रधान है और पुरुष रस प्रधान है, याद रखिएगा कौन सा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, घूमर। घूमर जब करते हैं तो 80 कली का घाघरा पहनते हैं। क्या पहनते हैं? 80 कली का घाघरा। अगला देखिए, अगला है जल जीवन जो मिशन है सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हर ग्रामीण घर में खाली जगह तक नल पानी उपलब्ध करवाना है। जल जीवन मिशन, एक क्वेश्चन जरूर मैं पूछूंगा आपसे इससे। जल जीवन जो मिशन है इसका जो उद्देश्य है वो है आपके हर घर नल, हर घर जल का नल। इसका जो उद्देश्य है ये आपके 2024 तक है। लेकिन यहां पर आपसे क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि इसमें केंद्र और राज्य का कितना कितना हिस्सा है, वित्त पोषित कितना है? कौन बताएगा? कमेंट करिए फटाफट, कितनी तैयारी है देखते हैं आपके जल जीवन मिशन में केंद्र और राज्य का कितना कितना हिस्सा है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला देखिए, एशिया का सबसे बड़ा जो कृषि फार्म राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? देखिए वैसे आप जानते होंगे हमारे राजस्थान में 2 कृषि फार्म है, दोनों ही गंगानगर में है। एक है सूरतगढ़ में और एक है जैतसर में। दोनों ही क्या है? केंद्रीय कृषि फार्म। इनमें जो एशिया का सबसे बड़ा है वो याद रखिएगा कौन सा है? सूरतगढ़ गंगानगर वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सूरतगढ़ गंगानगर। अगला देखिए, अगला है आपके निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव जालोर जिले का शुभंकर है? जालोर, आपको पता हो तो जालोर और शिरोई के अंदर एक अभयारण्य नाम है भालू अभयारण्य।
कौन सा अभयारण्य? भालू। और जालोर का शुभंकर कौन सा है? भालू। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला है आपके क्वेश्चन, राजस्थान आरटी अधिनियम में कितने भाग और कितनी धाराएं हैं? अब आरटी आप पढ़ते होंगे कभी, वैसे ये क्वेश्चन जो बनता है आपके, ये आपके पीटीटी और बीएसटीसी के अंदर जो शिक्षण अभिरुचि है ना, वहां से ये क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो याद रखिएगा, आरटी के अंदर आपके 10 तो भाग हैं और 29 क्या है? धाराएं। ठीक, क्वेश्चन 60 और ऑप्शन नंबर डी। चलिए ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसके अंदर हमने 1 नंबर क्वेश्चन से शुरू किया और 60 नंबर क्वेश्चन किए, जिसके अंदर लगभग इतिहास के भी कुछ क्वेश्चन थे, कुछ जियोग्राफी के भी थे और कुछ कला संस्कृति के भी क्वेश्चन थे। आप सबके साथ इस सेशन का बहुत आनंद आया। आशा और उम्मीद मुझे ये भी है कि आपको भी आनंद आया है। आपकी भी जो तैयारी है उसको आपने परखने का प्रयास किया। ये जो सारे क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं, ये आपके एग्जाम के अंदर आ रखे हैं।